सो टाइप 2 के क्वेश्चंस देखेंगे। मैं पूरे आपको 12 या 13 टाइप कराऊंगा, जो आप परफेक्टली कर लोगे तो यकीन मानो आपको कभी भी वर्क एनर्जी पावर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी वर्क फाइंड आउट करने के अंदर, पूरे नीट और जेई के क्वेश्चंस के अंदर। तो अभी हमने टाइप 1 में देखा कि टाइप 1 के अंदर वर्क इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट था। और अगर आप डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको याद हो तो ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ऐसे ही बेटा जब हम एफ डॉट एस करेंगे तो उसकी डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन हमें वर्क क्या मिलेगा, एफ एस कॉस थीटा। क्लियर है, क्या मिल जाएगा, एफ एस कॉस थीटा का वर्क मिल जाएगा। मतलब इसके अंदर 3 चीज़ें, एफ एस एंड थीटा। कितनी चीज़ें, एफ एस एंड थीटा। देखो वेरिएशन क्या क्या हो सकती, एफ मतलब कौन है, फोर्स। तो आपको अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट फोर्स नहीं देगा तो आप फोर्स को निकालोगे मास इनटू एक्सेलरेशन करके, या ये भी नहीं देता है तो आप वी डी एम बाई डी टी करके फोर्स को निकालोगे। अरे पक्का ना, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मास होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करके आए हो आप, मास इनटू एक्सेलरेशन करोगे या वी डी एम बाई डी टी करोगे, या फिर एक्सेलरेशन भी गिवन नहीं है तो आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन t। क्लियर, अरे क्लियर है। और ये m v2 माइनस v1 ये क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो इस तरह से आप फोर्स को फाइंड आउट कर सकते। एक तो आपको डायरेक्ट फोर्स देगा, और डायरेक्ट फोर्स नहीं है तो मास इंटू एक्सेलरेशन से करोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन गिवन नहीं है तो एक्सेलरेशन आपको पता है v2 माइनस v1 बाई टी होता है। अगर वो भी नहीं है तो ये मास इंटू वेलोसिटी इज़ द मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम से आप क्या करोगे, फोर्स को निकालोगे। क्लियर। अच्छा, कई मरतबा फोर्स तो दे देता है, क्या नहीं देता, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ भी कुछ ना कुछ हमें रिलेशंस फाइंड आउट करना पड़ेंगे, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको वो फोर्स देगा। क्लियर है, क्या देगा, फोर्स देगा। फोर्स नहीं देगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट देगा, दोनों भी अननोन हो गए ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे फोर्स डिवाइडेड बाय मास करके, और फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करोगे, क्योंकि आपके पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गया। तो आप v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का यूज़ कर सकते। आप चाहो तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का यूज़ करोगे, या फिर थर्ड s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज़ करोगे। समझ रहे हो, फोर्स नहीं गिवन है तो फोर्स लेकर आओ, डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट लेकर आओ, और तीसरी चीज़ हमको एंगल देगा। अब एंगल के साथ हमारे एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एंगल के ऊपर मैंने ब्रीफली इधर टाइप बनाए। देखो, जब भी हम एंगल की बात करेंगे तो पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क एंड ज़ीरो वर्क ये हमारे एंगल से डिसाइड होगा। ठीक है, अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाइड है उसी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो वर्क को हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। समझ रहे हो, क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन के अंदर हो रही है। तो पॉजिटिव वर्क में क्या होगा कि व्हेन पॉजिटिव वर्क मींस दैट फोर्स और इट्स कंपोनेंट इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी जिस डायरेक्शन, देखो यहाँ पे ये फोर्स और ये एक्यूट एंगल बन रहा है, जब मैं रिजॉल्व करूँगा तो बेटा ये इस तरह से रिजॉल्व होगी, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा एफ एस कॉस थीटा, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर एक्ट करेगा। यानी कि फोर्स या उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लियर है, और ऐसे वर्क को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क कब मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी, यानी कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा। और मैक्सिमम वर्क मिलेगा जब थीटा की वैल्यू होगी 0 मैक्सिमम वर्क के लिए। क्लियर है, ऐसे ही बेटा निगेटिव वर्क मिलेगा। निगेटिव वर्क कब मिलेगा, जब फोर्स या उसका कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये फोर्स ऐसे रिजॉल्व होगी इस डायरेक्शन के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये एक्ट करेगी एफ कॉस थीटा। मतलब आप देखो ये डिस्प्लेस कर रहा है राइट डायरेक्शन में और फोर्स का कंपोनेंट एक्ट कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी हम जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स काउंट कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, उस वर्क को बोलेंगे हम निगेटिव वर्क। समझ रहे हो,
पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब फोर्स की डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी। और निगेटिव वर्क कब होगा? जब फोर्स की डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। और वर्क मिनिमम होगा जब एंगल कितना होगा? एग्जैक्टली 180। और अगर एंगल 90 से ज़्यादा है, इफ़ द एंगल इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री, यानी देखो यहाँ पे 90 यहाँ होता, ऑब्ट्यूस बन गया, 90 से ज़्यादा होगा, ऑब्ट्यूस बन गया। तो ऑब्ट्यूस के लिए वर्क कितना होगा? निगेटिव होगा। एक्यूट के लिए वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं पॉजिटिव वर्क के एग्जाम्पल। व्हेन अ पर्सन लिफ्ट अ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, द वर्क डन बाय द अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स इज़ पॉजिटिव। देखो दोनों चीज़ें एक साथ होगी कि अगर ये आदमी खुद जो लिफ्टिंग फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है? बॉडी को पुल करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगा रहा है, और बॉडी मूव भी किधर कर रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में कर रही है। तो ये वर्क क्या रहेगा? पॉजिटिव वर्क होगा। क्लियर? बट यहीं पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी वो किधर एक्ट करेगी? निगेटिव। देखो आदमी का जो मैन के जो फोर्स है, मैन जो कर रहा है वो पॉजिटिव वर्क है, बट जो ग्रेविटी कर रही, ग्रेविटी ऑलवेज किधर एक्ट करेगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव, बट वर्क डन बाय द मैन इज पॉजिटिव। क्लियर है? क्योंकि मैन ने जो फोर्स लगाई वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, और जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल देखो, रोड रोलर के ऊपर आप जो फोर्स लगा रहे हो, लॉन रोलर इज पुल्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स अलोंग द हैंडल एंड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल पे आप लगाओगे, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जिस डायरेक्शन में आप पुल करोगे उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगेगा। ऐसे ही जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, हम स्ट्रेच कर रहे हैं स्प्रिंग को, तो उसी डायरेक्शन के अंदर स्प्रिंग स्ट्रेच करेगी। हाँ, लेकिन स्प्रिंग की जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट वर्क करेगी। ध्यान से समझना, जो मैन लगाएगा वो पॉजिटिव, जब आप लगा रहे हो फोर्स स्प्रिंग को खींचने के लिए, दैट इज़ द पॉजिटिव वर्क। बट स्प्रिंग की जो रिस्टोरिंग फोर्स करेगी वो क्या करेगी? निगेटिव वर्क करेगी। ऐसे देखो, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू जो वर्क होगा, क्योंकि मोशन बॉडी का जिस डायरेक्शन में होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन लगेगी? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क करेगी वो कौन सा वर्क होगा? वो निगेटिव वर्क होगा। क्लियर है? ऐसे ही बेटा पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं? जब वो पास आते एक दूसरे को रिपेल करते, ये पास आ रहे एक दूसरे के पास आ रहे, ये पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा, बट इसके अंदर की जो फोर्स होगी वो उसको क्या करेगी? रिपेल करेगी, यानी फोर्स दूर भेजना चाहेगी जब वो पास आएगा। अरे क्लियर है? तो इसका जो वर्क होगा, वर्क डन बाय द रिपल्सिव फोर्स, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो एफ एस कॉस थीटा में ध्यान रखना है आपने, थीटा के ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्लियर? पॉजिटिव का है, निगेटिव है, या फिर ज़ीरो वर्क होगा। तो जब भी आपके पास देखो, पहला तो था जब आई जे के फॉर्म में गिवन है, आप डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट लो। अगर एंगल गिवन है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट गिवन है, या फोर्स निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आने लगेगा करना क्या है। इसी तरीके से एक वर्क होता है हमारे पास, वो होता है ज़ीरो वर्क। ज़ीरो वर्क 3 कंडीशन के अंदर लगेगा, क्योंकि हमें पता है वर्क इज़ एफ एस कॉस थीटा। हमने फोर्स अप्लाई की ज़ीरो, ऑब्वियसली पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा। फोर्स तो अप्लाई हो रही है बट वर्क नहीं हो रहा है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, डिस्प्लेस नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली वर्क कितना होगा? एस की जगह ज़ीरो रखेंगे। और अगर परपेंडिकुलर फोर्स है, फोर्स कैसी है? परपेंडिकुलर, तो कॉस 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? ज़ीरो। परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। तो देखो, जैसे कि आदमी के सर के ऊपर क्या ये बॉक्स है, और ये बॉक्स के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी? परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, कि आदमी मूव करेगा इस बॉक्स को लेकर, लेकिन उसके डिस्प्लेसमेंट को ये फोर्स कैसी लग रही है? परपेंडिकुलर लग रही है। और परपेंडिकुलर लगने की वजह से इसके ऊपर जो वर्क होगा वो कितना रहेगा? ज़ीरो रहेगा, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। क्लियर है? तो इस तरह से 3 टाइप के वर्क बनते हैं। जैसे कि देखो, आपके पास आपने एक बॉडी ली, अब ये बॉडी के सपोज करो कि रफ बॉडी है, तो रफ बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस? एक तो आपने फोर्स अप्लाई की P, अप्लाइड फोर्स। दूसरा इस बॉडी का वेट है, तो इस बॉडी के वेट की वजह से इसका वेट जो लगेगा, फोर्स लगेगी मास की वजह से, वो होगी mg। और क्योंकि ये रिजिड सपोर्ट के ऊपर है, इसके ऊपर लगेगी रिएक्शन फोर्स R। और क्योंकि ये रफ सरफेस है, तो अगर बॉडी इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस कर रही है,
मूव करेगी ना, एक्सेलरेट करेगी इस डायरेक्शन के अंदर, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये 4 टाइप के फोर्सेस लगेंगे। आपने इंडिविजुअली देखना है कि एक एक फोर्स के साथ क्या हो रहा है। जैसे कि अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन एंड फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। डायरेक्शन ऑफ P इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ S, यानी कि अप्लाइड फोर्स की वजह से जो वर्क होगा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वो कौन सा रहेगा, पॉजिटिव। बट अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट में है एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट में है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो वर्क कैसा होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वो निगेटिव होगा। वहीं पर आप देखो ये वेट कैसे एक्ट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, ऑब्वियसली 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि वेट की डायरेक्शन, वेट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। वेट कैसा है, वेट परपेंडिकुलर है डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट को, यानी वर्क डन बाय वेट ऑफ द बॉडी वो कितना हो जाएगा फिर, 0। एंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन भी कैसी है, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है, यानी वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ये भी कितना होगा, 0। समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपको एंगल का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा FS cos थीटा के अंदर। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क के हिसाब से आपने देखना कि तीनों क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस हम कल देखेंगे, ध्यान से क्वेश्चंस को करना, ठीक है।